तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के समुदाय को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिएगा कि हिंदी में कुल कितने वर्णमाला होते हैं, यानी वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होते हैं। याद रखिएगा कि हिंदी में कुल कितने वर्णमाला होते हैं? तो 52 होते हैं। इनके 2 भेद होते हैं, यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं? है ना, 2 भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको बोलेंगे? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, यानी किसी दूसरे वर्णों की सहायता ना ले, यानी स्वतंत्र हो, अपने आप हो। यानी हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर या बोलने पर स्वतः या अपने आप हो। स्वतः होगा या अपने आप होगा? अपने आप होगा। स्वतः या अपने आप हो। याद रखिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर या बोलने पर स्वतः या अपने आप हो, किसी अन्य वर्णों की सहायता से ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। आगे देखिएगा, स्वर वर्ण इनकी संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। 11 में कौन कौन होगा? आ ई उ ए ओ और री है। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। बारी बारी से डिफिनेशन देंगे। पहला ह्रस्व स्वर का। ह्रस्व स्वर किसे बोलेंगे? तो वैसा वर्ण जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, उसको क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर जैसे जिसका उच्चारण करने पर या बोलने पर सबसे कम समय लगे। जैसे आई बोलिएगा, आई 11 में से कौन कौन है जो सबसे कम समय लगता है? जैसे आ बोलेंगे, हर्षा ई बोलेंगे, हर्षा उ बोलेंगे और री बोलेंगे। तो क्या लगेगा? सबसे कम समय लगेगा, यानी अल्प समय लगेगा। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। याद रखेंगे, आ ई उ और री। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे? वैसा वर्ण जिनका उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे। जो ह्रस्व स्वर है इसके 2 गुना समय लगेगा तो वो दीर्घ स्वर कहलाएगा। दीर्घ स्वर जो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उच्चारण करने पर, जैसे आ, दीर्घाई ई, दीर्घाऊ उ, ए ओ औ। इनकी संख्या हिंदी में कितने होते हैं? 7 होते हैं, लेकिन यही संस्कृत में बोला जाए तो इनकी संख्या 8 हो जाएगा। तो हिंदी में इनकी संख्या 7 है। कौन कौन है? आ, दीर्घाई, दीर्घाऊ, ए ओ औ। आगे चलेंगे, तीसरा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसको बोलेंगे? वैसा वर्ण जिनका उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना। इसका परिभाषा देंगे कि वैसा वर्ण जिनका उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगे तो उसे क्या बोलेंगे? प्लुप्त स्वर बोलेंगे। जैसे 3 गुना समय लगेगा, इसमें हाहाकार की ध्वनि उत्पन्न होगी और इस स्वर का प्रयोग हम गीत के लिए यानी गान के लिए या कीर्तन भजन के उपयोग में करते हैं, जिसका तो प्लुप्त स्वर। जैसे बोलेंगे ओम यानी लगातार बोलेंगे, एक झंझकार उत्पन्न होगा, हे राम, हे कृष्ण। किसी को पुकारेंगे, किसी को बुलावा करेंगे तो किस स्वर का प्रयोग होगा? प्लुप्त स्वर का प्रयोग होगा। तो हम जानेंगे प्लुप्त स्वर। अब हम देखेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण किससे बोलेंगे? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले हैं उसे हम क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 33 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 33 है। जो कि उच्चारण के आधार पर हमने बताया कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन, यानी कि जिसको बोलेंगे उच्चारण स्थान, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है और यही परीक्षा में पूछता है, तो इसे जरूर देखिएगा। पूरे शॉर्ट में हमने लिखा है का से कंठ। याद रखिएगा, का से क्या होता है? कंठ। यानी इसको याद करने का तरीका अकह अ, अकह अ, यानी
का से हो गया कवर्ग, कवर्ग में 5 आ गया, का खा गा घा अंगा, आ हा आ, यानी आ हा आ, ये सब बोले जाने वाले कंठ से हैं, यानी कवर्ग के अतिग्रंथ आया, यानी कवर्ग हो गया। यानी कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से वर्ण है, तो कवर्ग हो गया, आ हो गया, आ हो गया, हा हो गया और आह हो गया। तवर्ग यानी तालु से बोले जाने वाले बोलिएगा तो आपका तालु में क्या हो जाएगा, जीभ सट जाएगा, है ना, जीभ सट जाएगा, उसको बोलेंगे तालुवे वर्ण। जो तालु में जब बोलने पर यानी जीभ सट जाता है तालु में, तो उसको बोलते हैं तालुवे वर्ण। इसको याद करने का तरीका याद रखिएगा, इसी एच से याद रखिएगा। चा से चवर्ग याद रखिएगा, चा से क्या याद रखिएगा, चवर्ग। और ई से दीर्घाई हो जाएगा, हर्षाई भी हो जाएगा, और सा हो जाएगा और या हो जाएगा। तो हर्षाई दीर्घाई सा या और चा से चवर्ग, यानी कि तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन है, तो चवर्ग है, चाचा झा ज्ञ, और ई या और तलावी शा। अब देखेंगे माप फॉर मूर्धन, यानी कि मूर्धा से बोले जाने वाले, जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जीभ कहाँ सटेगा, मूर्धा में सटेगा, तो उसको बोलेंगे मूर्धन्य वर्ण। जैसे इसको याद करने का तरीका, रिसट यानी री से री हो गया, और है ना मूर्धन्य, ये आपका हो गया मूर्धन सा, ये सा हो गया, यानी कि री और सा, और टास फोर टवर। तो याद रखिएगा मूर्धा यानी रिसट, री से री और सा से सा और टा से टवर्ग। तो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन है, टाठा डाटा टवर्ग ना, और री हो गया और सा हो गया। तापुर दांत यानी दांत से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन है, याद रखिएगा, तस से तापुर तवर्ग, और सा से यानी सा जो होगा डंटी सा होगा, जो किस से बोला जाएगा, दांत से बोला जाएगा। यानी कि जब बोलेंगे तो हमारा जीभ जो है कहाँ सटेगा, दांत में सट जाएगा, उसको बोलेगा दंत्य वर्ण। तो दंत्य वर्ण में तवर्ग और दंटी सा आएगा। अब देखेंगे ओ यानी ओष्ठ, यानी कि इसमें क्या देखिएगा कि इसमें जब बोलिएगा तो आपका ठोर से ठोर सट जाएगा, यानी ठोर से ठोर सट जाएगा, यानी होठ से होठ क्या हो जाएगा, सट जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ओष्ठय वर्ण, है ना। जैसे पवर्ग हो गया, इसको याद करने का तरीका, पुरुरु यानी पाप और पवर्ग हो गया, ऊ हो गया, और दीर्घाऊ हर्षाऊ दोनों आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओष्ठय वर्ण। अब देखेंगे नासिका, यानी नाक से बोले जाने वर्ण, नाक के द्वारा जब हम बोलेंगे तो नाक से आपका आवाज निकलेगा, जैसे ज्ञ, अंगा, न और मां, ये सारे जो आपको नाक से आवाज निकलेगा, है ना, नाक से उच्चारण होगा। अब देखिए दंत और ओष्ठ, ऐसे वर्ण है जो दांत, जिसको बोलने पर दांत में भी सटता है, होठ से होठ भी सट जाता है, वो कौन से वर्ण है, तो वह है कंठ प्लस तालु, यानी कंठ और तालु से दोनों से बोले जाने वाले वर्ण ए और आय। तो याद रखेंगे कि व्यंजन वर्ण में कौन कौन आएगा, इसमें कवर्ग आएगा, चवर्ग आएगा, टवर्ग आएगा, तवर्ग आएगा और पवर्ग आएगा, यानी कि 5 वो, यानी कि 25 वो ये हो आएगा। 8 में आएगा आपका जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यंजन वर्ण किसको बोलेंगे, तो वैसा वर्ण जिनका उच्चारण करने पर या बोलने पर अंदरूनी भाग से हो, यानी अंदर से हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यंजन वर्ण। जैसे या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वाह हो गया, इसमें 4 वर्ण आएगा। उस व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 4 है, तलवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर या बोलने पर, है ना, उष्मा उत्पन्न हो, उसको क्या बोलेंगे, उष्ण व्यंजन वर्ण बोलेंगे। तो उष्ण व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या होगा, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर या बोलने पर, है ना, ध्वनि उत्पन्न हो, यानी उष्मा उत्पन्न हो, उस उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, 4 है, तलावी सा, मूर्धन्य सा, दंडी सा और हा। आगे होगा संयुक्त व्यंजन वर्ण, जिसमें दो
जिसमें दो व्यंजन वर्ण आपस में मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र। जैसे संयोगी छ और त्र, जैसे हमको त्रा का निर्माण करना है तो त्रा में कौन को जुटा है? ता और रा जुट करके, ता और रा वर्ण जुड़ करके और त्रा बन गया है। इसी तरह से ज्ञ जो संयुक्त वर्ण है इसमें ज्ञ यानी ज्ञ और जा यानी जा और ज्ञ मिल करके और ज्ञ बन गया। तो हम संयुक्त वर्ण किसको बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो वैसा व्यंजन वर्ण जिसमें दो आपस में व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ करके एक नए वर्ण का निर्माण कर देते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र। आगे होगा आगत व्यंजन वर्ण। आगत व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 2 है, जिसके ऊपर रेफ लिखा जाता है, जैसे जा और फा। जैसे हम कॉफी लिखते हैं, जांच लिखते हैं, जांच। तो जा परिभाषा पूछे तो वर्ण क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है, वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? वर्ण कहेंगे। यानी हम बच्चे का अवस्था में पढ़े हैं कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे आ को हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, हर्षा ई को खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, हर्षा ऊ को खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। तो ये सब वर्ण का उदाहरण आ गया। तो हम शॉर्ट रूप में हम पूरे वर्णमाला का निचोड़ हमने जान लिया। अब देखेंगे कि एक बच गया अयोग वाह वर्ण। अन और आह को अयोग वाह वर्ण का बोलते हैं, इसे अनुस्वार। अन आएगा, अन को बोलेंगे अनुस्वार और आह को बोलेंगे विसर्ग, जिसको बिंदु से 2 बिंदु से दर्शाते हैं, इसमें 1 बिंदु से दर्शाते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं? पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी में 2 प्रकार से माना जाता है। एक उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं और लेखन के आधार पर, लिखित आधार पर 52 होते हैं, जिसमें 45 में 10 वो स्वर और 35 वो व्यंजन होता है और 52 होता है जिसमें 13 वो स्वर, 35 वो व्यंजन और 4 वो संयुक्त वर्ण होते हैं। अब हम देखेंगे संधि के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? संधि के बारे में। संधि क्या है? संधि किसे कहते हैं? तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। याद रखिएगा कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे संधि 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिएगा संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार पूछा है, जो कि स्वर संधि। स्वर संधि किसको बोलेंगे? जिस स्वर संधि यानी जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल हो, स्वर वर्ण के साथ स्वर का ही मेल हो, उसको स्वर संधि बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे पहचान हमने लिख दिया है कि हम ट्रिक से कैसे पहचानेंगे? तो जिसके विच्छेद करने पर, जिसको अलग अलग करने पर कुछ दिखाई ना दे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। जैसे विद्या जोड़ालय बराबर विद्यालय, देव जोड़ालय बराबर देवालय, है ना, देव जोड़ीन बराबर देवेंद्र, है ना। तो ये सारे जो हम देख रहे हैं, है ना, ये स्वर वर्ण का, है ना, स्वर वर्ण का मेल हो रहा है इसमें। तो इसमें देख रहे हैं कि विद्या में कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, देव में कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, है ना, यहाँ भी देव में कुछ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। तो जिसमें कुछ भी लगा नहीं हो क्या कहलाएगा? किसका उदाहरण होगा? तो स्वर संधि का उदाहरण होगा, या तो 2 स्वर का मेल रहेगा। आगे देखिएगा, है ना, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसको बोलेंगे और कैसे पहचानेंगे? जिसका ट्रिक हमने दिया कि जिसके विच्छेद करने पर हलंत दिखाई दे, हलंत जिसमें दिखाई देगा वो व्यंजन संधि का पहचान होगा। जैसे देखिए सम जोड़ कृत बराबर संस्कृत, तो सम माँ में क्या आया हुआ? हलंत आया हुआ, तो हलंत क्या हो गया? हलंत जब देखिएगा कि हलंत आ रहा है तो व्यंजन संधि है। सम जोड़ गम, माँ में हलंत आ रहा, व्यंजन संधि है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण है। तीसरा देखिए विसर्ग संधि। इसका कैसे हम लोग पहचानेंगे? जिसके विच्छेद करने पर विसर्ग दिखाई दे,
विसर्ग दिखाई दे यानी दो बिंदु दिखाई देगा बगल में, तो क्या कहलाएगा, उसको क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। जैसे नी जोड़ रोग बराबर निरोग, मना जोड़ रथ बराबर मनोरथ। तो इसमें भी नी में देख रहे हैं दो विसर्ग और मना में देख रहे हैं दो विसर्ग, तो ये क्या रहा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब हम बारी बारी से करेंगे कि स्वर संधि। स्वर संधि किसको बोलेंगे, तो स्वर के साथ स्वर वर्ण के में, स्वर के साथ याद रखिएगा, छूट गया है ना, स्वर के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जो स्वर के साथ स्वर वर्ण के मेल जो विकार उत्पन्न होता उसी को स्वर संधि बोलते हैं, यानी दो आपस में स्वर वर्ण का मेल होगा। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के कौन कौन होते हैं, यही आपको एग्जाम में बार बार पूछता है, इसको ध्यान से देखिएगा। दीर्घ संधि दो समान स्वरों के मेल से बने संधि को क्या बोलते हैं, दो समान स्वर के मेल से जो बनता है उसको बोलते हैं दीर्घ संधि। इसमें बड़ी मात्रा, जिसमें भी बड़ी मात्रा आ जाए वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। बड़ी मात्रा देखिएगा दीर्घ स्वर संधि, जैसे रविंद्र, ई क्या आ गया, बड़ी मात्रा, ऊ क्या आ गया, बड़ी मात्रा, या क्या आ गया, बड़ी मात्रा, तो बड़ी मात्रा है दीर्घ संधि। गुण संधि में एक कार की मात्रा जिसमें ऊपर एक रेफ होगा उसको क्या बोलेंगे, गुण संधि। जैसे नरेंद्र हो गया, परोपकार हो गया, नरेश हो गया, महेश हो गया, तो इस प्रकार के उदाहरण जो भी है ये गुण संधि का उदाहरण। तीसरा देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आयकार की मात्रा आ जाएगा, ऊपर डबल रेफ आ जाएगा, यानी कि एक बढ़ जाएगा यानी वृद्धि हो जाएगा। जैसे देखिए सदैव आ गया, सदैव के ऊपर डबल रेफ है, तथैव के ऊपर डबल रेफ है ना, वन औषधि के ऊपर डबल रेफ है। तो ये सारे हो गया किसका उदाहरण, वृद्धि संधि। अब देखेंगे तीसरा यन संधि। यन संधि में या, रा, ला और वा के पहले आधा वर्ण आए, या, रा, ला, वा के पहले आधा वर्ण आए, या इसी को बोलेंगे अल्प वर्ण आए, है ना। जैसे या के पहले ता आधा ता आया हुआ, और है ना यहाँ पे देखिएगा कि वा के पहले आधा सा आया हुआ, या के पहले आधा ता आया हुआ। तो इसका उदाहरण क्या होगा, अत्यधिक होगा, स्वच्छ होगा, है ना, इत्यादि होगा, और बहुत सारे इसके उदाहरण होंगे। आगे देखिएगा पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि में देखिएगा कि इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। देखिए इसमें क्या, इसके कैसे पहचानेंगे, ए आई ओ आओ की मात्रा दिखाई न दे, ए आई ओ आओ की मात्रा नहीं दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे वो किसका, वो क्या होगा, अयादि संधि का उदाहरण होगा। जैसे ए आई ओ आओ किसमें नयन है, पवन है, पावक है, इसमें सिंपल होगा, इसमें साधारण होगा, इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ए आई ओ की छोड़ की मात्रा ही रहेगा। आगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसको बोलेंगे, वर्णों का अलग अलग करने की प्रक्रिया। अगर आप दो वर्ण आपस में जुड़ा हुआ है, दो वर्ण, तो उसको अलग अलग कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, अलग अलग। तो दो वर्णों के अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है ना, क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्या जोड़ आलय, है ना, विद्या जोड़ आलय, आलय बराबर विद्यालय। तो ये सारे जो हम कर रहे हैं आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसको बोलेंगे, तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने उन्हें रूढ़ शब्द बोलते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, या खंड या टुकड़ा करेगा उसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे घर है और घर को अलग अलग करिएगा तो क्या बनेगा, घर जोड़ रहा, घर जमा रहा, यानी कि गा में कोई अर्थ नहीं निकला, न रा में कोई अर्थ निकला, है ना। दीन को अलग अलग करेगा तो क्या बनेगा, दी जोड़ना, ना तो दी में अर्थ निकलेगा और ना तो ना में कोई अर्थ निकलेगा। तो ऐसा शब्द जिसके सार्थक खंड ना हो, जिसका खंड करने पर कोई अर्थ न निकले तो रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा देखिए यौगिक। यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक, याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक
शब्दों के मेल से बना हो और जिसे खंड या टुकड़ा किया जा सके और खंड या टुकड़ा करने पर अर्थ निकले तो उसको क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द बोलेंगे। जैसे विद्यालय, अगर विद्यालय को अलग अलग करिएगा तो क्या बनेगा? विद्या जोड़ आलय। क्या बनेगा? विद्या जोड़ आलय। यानी हम कहेंगे कि विद्यालय का घर, विद्यालय का भवन, ज्ञान अर्जन करने का भवन। दूसरा राजपुत्र, राज है ना, इसको अलग करेगा तो क्या बनेगा? राज प्लस पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र है ना। इसको अलग करेगा राज प्लस पुत्र है ना, राज प्लस पुत्र करेगा, अलग अलग करेगा तो इसको क्या बनेगा? राजा का पुत्र। तो इस प्रकार से अलग अलग खंड करने पर जिसका अर्थ निकले है ना उसको यौगिक, जिसमें अर्थ ना निकले उसको रूढ़ शब्द है ना। और कुछ ऐसे हैं जिसको तीसरा बोलेंगे योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द जो योग होते हैं, इसको योग तो होता है ना, लेकिन जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है ना, वो इसका अर्थ जो है अपने आप न बता के यानी कि दूसरे को बताएगा। जैसे पीताम्बर, इसको अलग अलग करेगा, यानी कि दशानन है ना, पीत है अंबर, जिसके इसको अलग अलग पीत जोड़ अंबर, दशा जोड़ आनन है ना। तो ये तो अलग अलग होगा, अर्थ भी निकलेगा, लेकिन ये है ना शब्द क्या हो जाएगा? अर्थ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। ये अपने अर्थ के नहीं दूसरे अर्थ की प्रधानता को बताएगा।